नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। होई ही सोई जो राम रचि राखा। जी हां, कहते हैं कि होता वही है जो राम ने रचा है। 2022 में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अभी से मंथन शुरू कर दिया है। चिराग पासवान भी असमंजस में हैं कि उनकी राजनीतिक नैया किस पार लगेगी। तो उधर किसानों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे पहले बात उस अयोध्या की, जिसे लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की। वर्चुअल मीटिंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। अगले 30 साल का अयोध्या का मास्टर प्लान बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन फिर वही कहावत याद आती है, होई सोई जो राम रचि राखा। श्री राम की नगरी अयोध्या को भव्य रूप देने की तैयारी चल रही है। सरयू किनारे बसे अयोध्या का अलौकिक ताना बाना तैयार किया जा रहा है। रामलला के ऐतिहासिक मंदिर के साथ पूरे शहर का रंग रूप इस तरह सजाया जा रहा है कि भगवान राम की ये नगरी अद्भुत, अकल्पनीय बन जाए। अयोध्या के कायाकल्प का काम जोर शोर से चल रहा है और आधुनिक अयोध्या के उसी प्लान की कमान अब खुद पीएम मोदी ने संभाल ली है। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक की। इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे शहर के विकास का विजन पीएम मोदी के सामने रखा। अयोध्या को वैदिक नगर के रूप में विकसित करने की तैयारी है। अयोध्या को तीर्थ नगरी के तौर पर विकसित करने का प्लान है। अयोध्या को हेरिटेज सिटी के तौर पर विकसित करने का खाका बना है। समरस अयोध्या, स्मार्ट अयोध्या बनाने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। अयोध्या का विकास पीएम मोदी के दिल में बसता है। वो चाहते हैं कि यहाँ आस्था, सनातन परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश हो। यही वजह है कि इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा, अयोध्या हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना में बसा है, इसीलिए इसमें परंपराओं की झलक दिखनी चाहिए। अयोध्या आध्यात्मिक शहर है, इसीलिए इसके भविष्य की बुनियाद का ढांचा ऐसा होना चाहिए जो पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के साथ साथ सभी के लिए फायदेमंद हो। वैसे तो बीजेपी सरकार ने 100 साल की जरूरतों के हिसाब से अयोध्या का मास्टर प्लान तैयार किया है, लेकिन पीएम मोदी ने 30 वर्षों के काम की ही समीक्षा की। साथ ही अयोध्या के विकास को लेकर अपना सपना भी सामने रखा। अयोध्या का विकास इस तरह होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या आने की इच्छा महसूस हो। उन्होंने बहुत व्यापक विजन दिया है, जो वर्तमान पीढ़ी और आने वाली 10 पीढ़ी के बाद के बीच कभी भी कोई अंतर ना हो। अयोध्या केवल बड़े बुजुर्गों के लिए दर्शन करने का स्थान ना बने, बल्कि नई पीढ़ी के लिए भी अयोध्या आकर्षण का केंद्र बने। इस बात को ध्यान में रख करके जो आज का मार्गदर्शन रहा है, जिसको लेकर के फिर अभी एक हाई लेवल बैठक मंदिर निर्माण समिति और प्रदेश सरकार के जो संबंधित अधिकारीगण हैं उनके साथ होगी। अयोध्या के विकास के इस विजन डॉक्यूमेंट को 5000 आम लोगों की मदद से मिलकर बनाया गया है, जिसमें अयोध्या के विकास के लिए साधु संतों और धर्माचार्यों से भी राय ली गई है, ताकि इतने लंबे इंतजार के बाद बन रही नई अयोध्या नगरी में रत्ती भर भी कमी न रह जाए। जो हमारी वहाँ की सरकार से चर्चाएं हुई हैं और जो योजना हमारी हैं, उन सबको मिलकर अयोध्या एक अद्वितीय आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है, आध्यात्मिक राजधानी बनने वाला है। और हर भारतीय ये राम के साथ जुड़ा ही है, चाहे वो किसी पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो। तो राम की नगरी में जाकर हर एक को ये लगे कि मैं अपने ही घर में आया हूं, इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी। और मुझे लगता है कि ऐसा होगा ही। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन किए। पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ भी अयोध्या में किया वो इतिहास बनने वाला था।
प्रधानमंत्री मोदी उस सपने की नींव रखकर इतिहास में दर्ज हो गए, जिसके पूरे होने की राह दुनिया भर में फैले राम भक्त पिछले 500 साल से कर रहे थे। और इस दौरान ही पीएम मोदी ने भव्य मंदिर के साथ जगमगाती अयोध्या का विजन सामने रखा था। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे। अब पीएम अयोध्या को लेकर इस विजन से सीधे जुड़ गए हैं। जाहिर है ऐसे में भव्य अयोध्या का सपना जल्द साकार होने की उम्मीद है। अभिषेक मिश्रा, अयोध्या आज तक। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज 12 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंत्रियों से 10-10 के समूह में सांसदों से बातचीत करने को कहा, और जिससे मंत्री केंद्र की योजनाओं के बारे में सांसदों को जानकारी दे सकें और सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाई जा सकें। आगे चलकर इस प्रयास को उन प्रदेशों में विधायक स्तर पर भी चलाया जाएगा जहां अगले साल चुनाव होने। मंत्रियों की बैठक के बाद जेपी नड्डा पार्टी महासचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश भर में चल रहे वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक भी चल रही है। बैठक में पीएमओ के अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा डॉक्टर वी.के. पॉल भी मौजूद हैं। इस बैठक में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। साथ ही हमारे देश में वैक्सीनेशन को कैसे गति दी जाए, इस पर भी बातचीत की जा रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड हमला आतंकवादियों ने किया है। सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड आतंकवादियों ने फेंका है और ये श्रीनगर में हमला हुआ है। हालांकि तुरंत सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीआरपीएफ के काफिले पर श्रीनगर के बारबर शाह इलाके में ये हमला आतंकवादियों ने किया है। और जब सीआरपीएफ की एक टुकड़ी वहां से गुजर रही थी तब आतंकवादियों ने निशाना बनाकर ये हमला किया, एक ग्रेनेड फेंका। लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें हमारा सीआरपीएफ का कोई भी जवान घायल नहीं हुआ है, किसी को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। पार्टी और परिवार में चल रही लड़ाई के बीच चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजर है। आज तक से बातचीत में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार सभी को लेकर खुलकर बातचीत की और साथ ही इस बातचीत के जरिए चिराग पासवान ने अपनी आगे की रणनीति के भी साफ संकेत दिए। आज जब मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, मेरे परिवार को अपनी तरफ कर मेरे खिलाफ एक विरोधी खेमे को खड़ा कर, ऐसे में अगर हनुमान का राजनीतिक वध होता है तो उसमें राम खामोश रहेंगे, मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता हूं। मेरा कोई भी भाषण उठा के दिखा लीजिए कहां पर मैंने प्रधानमंत्री की किसी एक भी योजना का मैंने जिक्र किया हो या प्रधानमंत्री जी की मैंने चर्चा की हो। वहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ पूरे चुनाव प्रचार में बिहारी फर्स्ट का मैंने जिक्र किया। तो इसीलिए मुझे और आज की भी तारीख में मुझे नहीं जरूरत है कि मैं किसी की भी और की मैं बात करूं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं कि मैं उनका नाम इस्तेमाल कर पब्लिसिटी लेता हूं, नीतीश कुमार जी को पता नहीं क्यों, और ये मेरे लिए नहीं है, तेजस्वी के लिए भी है, वो नाम लेने से परहेज करते हैं। वो हम लोग को, अरे आजकल का लड़का है, ये लोग कुछ जानता नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है, इन लोगों को कुछ आता नहीं है, इन लोगों को कुछ समझता नहीं है। अरे इन लोग क्या भाई, हम लोग बिहार के युवा हैं। आने वाले समय में हम ही लोग हैं जो आपके किए गए कार्यों को सुधारने के लिए प्रमुखता से काम करेंगे। हम लोग के नाम लेने से आप क्यों डरते हैं? और मैं आपका नाम लेकर पब्लिसिटी हासिल करूंगा। मुख्यमंत्री जी, आप अपने उन नेताओं से और उन मंत्रियों से जाकर पूछिए जो चुनाव में मेरी वजह से हारे हैं। उनसे आप पूछिए कि पब्लिसिटी किसकी थी।
या किसकी पब्लिसिटी की वजह से वो चुनाव हारे हैं, तो मुझे उनका नाम इस्तेमाल करके कोई पब्लिसिटी लेने की जरूरत नहीं है। मैं उनका नाम तभी इस्तेमाल करूंगा जब मुझे उनसे आशीर्वाद लेना होगा। उनकी नीतियां बहुत हैं उनके खिलाफ मुझे अपनी बातों को रखने के लिए। परिवार को टूटता देख, चाचा को इस तरीके से करता देख के पापा खुश नहीं होंगे। मतलब मुझे बस तकलीफ इस बात की होती है कि बस उनकी आत्मा को शांति मिले, मैं संभाल लूंगा, मैं सब कर लूंगा, बस पापा जहां शांत रहे। बट चाचा के इस करने से पापा दुखी होंगे इस वक्त, तो ये चीज थोड़ा सा परेशान करती है। बाकी मैं कर लूंगा, बाकी पापा मुझे जहां देखना चाहते थे मैं अपने आप को वहां पे पहुंचा के रहूंगा। खबर अब किसान आंदोलन की। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। 7 महीने पूरे किसानों के इस आंदोलन को हो गए हैं और किसानों ने अब अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। पूरे देश में आज किसानों ने राजभवन तक मार्च किया, लेकिन दिल्ली और पंजाब में किसानों का जोर ज्यादा दिखाई दिया। कुछ जगहों पर पुलिस और किसान आमने सामने भिड़ गए। किसान संगठनों के तेवर से साफ है कि अब किसान कृषि कानूनों पर आर पार की लड़ाई की तैयारी कर चुके हैं। पार्लियामेंट बड़ा हॉस्पिटल है, पार्लियामेंट का अभी पता चला कि किसानों का इलाज एम्स से भी बढ़िया पार्लियामेंट में होता है। भाई कहाँ जाना दिल्ली में? सात महीनों से सड़कों पर जमे किसानों ने सरकार के खिलाफ फिर संग्राम छेड़ दिया है। 26 जनवरी की घटना के बाद किसान एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर तक, हिसार से लेकर पंचकुला तक, शहर शहर किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। किसानों के तेवर नए हैं, लेकिन मांग वही पुरानी है। किसानों का साफ कहना है कि कृषि कानून वापस न लेने तक आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। ये तो यहाँ पे आंदोलन है, ट्रैक्टर लेकर लोग आ रहे हैं, 2 जिलों के लोग हैं। दिल्ली का ट्रैक्टर रास्ता ना भूल जाए, इसलिए अपने ट्रैक्टर से आते हैं। कोई और तो साधन हमारे पे है नहीं। 7 महीने हो गए दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर आप लोग बैठे हुए हैं, कहां देख रहे हैं आंदोलन को? सरकार सुन नहीं रही। आंदोलन चल रहा, सरकार सुन रही। लोकतांत्रिक देश में, देश जब आजाद हुआ तो ये नहीं सोचा था कि अपने ही देश में, स्वतंत्र देश में इस तरह का फिर किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था। आंदोलन के 7 महीने पूरे हुए तो किसान फिर अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हो गए और लाव लश्कर के साथ देश के तमाम राजभवनों की ओर कूच कर दिया। किसानों की इस मार्च को लेकर राजभवन के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन पंचकुला में भारी पुलिस बल इंतजाम के बीच भी नौबत झड़प तक आ पहुंची। हरियाणा पुलिस ने किसानों को पंचकुला से चंडीगढ़ जाने की कोशिश, रोकने की कोशिश की थी। ये देखिए, यहाँ पर भारी बैरिकेडिंग लगाई गई थी, सीमेंट के पोल भी यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन किसानों ने इसे यहाँ से नीचे फेंक दिया है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, हजारों की तादाद में किसान, जिसमें भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं। यहाँ पर राकेश टिकैत ने भी आना था, लेकिन उन्हें रास्ते में रोक लिया गया था। और यहाँ पर भीड़ देखिए कि जहाँ पर भी कैमरे की नजर जाती है, पीछे हजारों की तादाद में किसानों का हुजूम आता हुआ आपको नजर आ रहा है। कुछ ऐसा ही तनाव मोहाली में देखने को मिला, जहां किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। दिल्ली के गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान जुटे। 26 जनवरी के बाद पहली बार किसानों ने ट्रैक्टर के साथ सड़कों पर मार्च किया। 2 यात्राएं अगली निकलेंगे जुलाई में। जुलाई में कौन कौन सी तारीख को? 9 जुलाई को एक यात्रा चलेगी शामली से। शामली और बागपत के लोग रहेंगे, वे सिंघू बॉर्डर पर जाएंगे। ठीक है। कितने लोग हो सकते हैं? काफी लोग होंगे। अच्छा, ठीक है। दूसरी यात्रा? और दूसरी यात्रा 24 जुलाई को चलेगी, वो बिजनौर से चलेगी, मेरठ में रुकेगी और 25 जुलाई को यहाँ पर आएगी। जैसे इस तारीख, इस महीने में दिल्ली में पुलिस ने राजभवन के आसपास किसानों को फटकने नहीं दिया।
पुलिस ने यहां आने वाले किसानों को पहले ही रोककर बसों में बिठा लिया। सुरक्षा के लिहाज से राजभवन के आसपास के मेट्रो स्टेशन पहले ही बंद कर दिए गए थे ताकि यहां ज्यादा किसान इकट्ठा ना हो सके। हालांकि दिल्ली में इस हंगामे के बीच किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और कहा कानून वापसी तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अमृतसर, भोपाल, रांची, शहर कोई भी हो, किसानों ने अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और राजभवन तक मार्च निकालकर आर पार की लड़ाई का साफ संदेश दे दिया। करीब 5 महीने से शांत पड़े किसानों ने फिर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों को किसानों के इस आंदोलन में देश विरोधी तत्वों के सक्रिय होने का डर सता रहा है। हालांकि किसान नेता ऐसे किसी खतरे से इनकार कर रहे हैं। नहीं, यहाँ तो सतर्क ही है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस आंदोलन का समाधान कैसे होगा, क्योंकि किसान और सरकार दोनों ही अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। 26 जनवरी में यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया यहाँ की भारत सरकार ने। तो ये 26 तारीख हर महीने आती है। 26 तारीख को ही आंदोलन शुरू हुआ, 26 तारीख को ही देश में इमरजेंसी लगी। तो ये भारत सरकार को 26 तारीख चैन से नहीं बैठने देगी। भारत सरकार पूरा मन रखती है कि किसान जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वो खुले मन से बताएं। हम विचार करने के लिए, निराकरण करने के लिए भी तैयार हैं और जब भी किसानों की ओर से प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम बातचीत के लिए स्वागत। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कानून वापसी की मांग पर बात अटक गई। अगर बातचीत के जरिए ही जल्द किसानों और सरकार के बीच सहमति नहीं बनती तो आंदोलन की रफ्तार और तेज हो सकती है। दिल्ली से सुशांत मेहरा, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर हमारे देश में चिंता काफी बढ़ती जा रही है। अभी तक कुल 52 मामले सामने आ चुके हैं। 12 राज्यों तक इसकी घुसपैठ हो चुकी है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पिछले वेरिएंट से कहीं ज्यादा संक्रामक है और बहुत तेजी से फैलने वाला है। कोरोना की दूसरी लहर से लोगों को अभी कुछ राहत मिली ही थी कि नए खौफ ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। इस नए खौफ का नाम है डेल्टा प्लस, जो कोरोना का सबसे घातक और तेजी से फैलने वाला वेरिएंट माना जा रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने भयानक तबाही मचाई, जिसके पीछे वजह कोरोना का डेल्टा वेरिएंट माना गया। लेकिन अब यही वेरिएंट अपना रूप बदलकर बड़ा खतरा बन गया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि क्या कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में तीसरी लहर की वजह बन सकता है? क्या वायरस में हुए म्यूटेशन का असर फिर लोगों पर कहर बनकर टूटेगा? महाराष्ट्र में पहली बार डेल्टा प्लस वेरिएंट महज कुछ ही दिनों में देश के आधे हिस्से में अपनी मौजूदगी दिखाने लगा है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक कोरोना मरीजों में नए डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट है, डेल्टा के ही लीनिएज से है और डेल्टा एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। साथ साथ इसमें जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है 417 जो है, वो हमने और भी म्यूटेशंस में देखा था और उससे ये देखा गया है कि इससे ये जो वायरस है ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, ये वायरस अब ज्यादा फैल सकता है और इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक नया वेरिएंट बेहद संक्रामक और इसके फैलने की रफ्तार तेज है। ये वजह है कि कोरोना से निपटने में जुटी सारी मशीनरी और सरकारें इसे लेकर फिक्रमंद हो गई हैं। डेल्टा प्लस वायरस की पहचान जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए की जाती है। महाराष्ट्र के हर जिले में हर महीने में 100 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। बाकी राज्यों को भी केंद्र ने जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल भेजने को कहा है।
लेकिन नए वेरिएंट के इतनी तेजी से दूसरे राज्यों में फैलने की कोई पुख्ता वजह अभी सामने नहीं आ रही है। This virus tend to mutate, and the mutations that are going to help the virus to enter efficiently or to escape the immune challenge of the host are usually naturally selected. So, you expect that this virus is going to keep on mutating, and some of these mutations will be of concern and some of them are actually not so of. सभी प्रोटोकॉल और रेस्ट्रिक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कोविड की सेकेंड वेव और मेडिकल फैसिलिटीज की क्राइसिस का सामना किया, इसलिए हमें फ्यूचर के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन के स्टॉक को ठीक से मैनेज कर लेना चाहिए। हालांकि तमाम जानकार डेल्टा प्लस वेरिएंट को बेहद गंभीरता से लेने की चेतावनी दे रहे हैं। WHO के मुताबिक दुनिया के 85 देशों में डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है। माना जा रहा है कि अगस्त तक यूरोप में कोरोना के 90% मामलों के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार होगा। Delta is the most transmissible of the variants identified so far. Has been identified in at least 85 countries and is spreading rapidly among unvaccinated populations. As some countries ease public health and social measures, we're starting to see increases in transmission around the world. अमेरिकी राष्ट्रपति के मेडिकल सलाहकार और जाने माने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फॉची ने तो यहां तक कह दिया है कि इस वक्त कोरोना का डेल्टा वायरस सबसे बड़ी चुनौती है। The Delta variant compared to, for example, the original virus that had been circulating very early on last year, the comparison is that it is transmitted much more efficiently, which means the chances of getting infected upon exposure is greater to the dominant variant that we have now in the United States. इन संकेतों और चेतावनी से साफ है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जरा भी लापरवाही घातक हो सकती है, और अगर जल्द इस पर काबू नहीं पाया गया तो तीसरी लहर का खतरा जल्द देश के सामने होगा। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए सब पानी पानी। देखते रहिए आज